हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम बीटा में। और यहां पर हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है पृथ्वी की गतियां। यानी जो हमारी पृथ्वी है वो दो तरीके की गति करती है। पहला तो वो अपने अक्ष पर घूमती है जिसको कि हम दैनिक गति के नाम से जानते हैं, और दूसरा उसकी गति है जिसको कि हम परिक्रमण कहते हैं या फिर जिसको हम वार्षिक गति के नाम से जानते हैं। इन दोनों गतियों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, देखेंगे कि इन दोनों गतियों का पृथ्वी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे जुड़े हुए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सभी को यहां पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह घूर्णन क्या होता है और परिक्रमण क्या होता है। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो जब अपने अक्ष पर घूमती है तो उस मूवमेंट को, उस गति को हम क्या कहते हैं? उस गति को हम घूर्णन कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जैसे मान लीजिए मैं पृथ्वी हूं, तो मैं अपने अक्ष पर खड़े होकर इस तरीके से जब मैं घूमूंगा तो यह क्या हो गया? यह एक तरीके का घूर्णन हो गया। इस तरीके का जो गति होता है पृथ्वी का, उसको हम घूर्णन के नाम से जानते हैं। जैसे आप यहां पर पृथ्वी देख रहे हैं, तो पृथ्वी ये जो है इसका अक्ष क्या है? इस तरीके से ये इसका अक्ष है। अब ये जो हमारी पृथ्वी है ये 66.5 डिग्री कक्ष समतल से झुकी हुई है। यानी कि इस तरीके से ये जो हमारा डिग्री है ये कितना है? 66.5 डिग्री, इतना पर झुकी हुई है। तो इस कक्ष पर यानी इतना पर हमारी पृथ्वी क्या कर रही है? घूम रही है, चक्कर लगा रही है। पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है पृथ्वी। तो ये जो इसकी गति है, पृथ्वी की गति है, इसको हम घूर्णन के नाम से जानते हैं। घूर्णन या फिर इसको हम दैनिक गति भी कहते हैं। वही जो हमारा दूसरा गति है जिसको कि हम परिक्रमण कहते हैं, यह एक तरीके से सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में जो पृथ्वी की गति होती है, जिस कक्ष में यानी जिस काल्पनिक रास्ते पर पृथ्वी जो ये हमारा गति करती है एक काल्पनिक रास्ते पर, उसको हम कहते हैं परिक्रमण। यानी दो तरीके की गति हो गई, पहला हो गया घूर्णन, दूसरा हो गया परिक्रमण। अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं तो आगे क्या आ जाता है? आगे आ जाता है हमारा पृथ्वी का घूर्णन। पश्चिम से जो पूर्व हमारा घूर्णन होता है या फिर जो दैनिक गति होती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड जो तथ्य हैं उनको हम देख लेते हैं। तो देखिए, पृथ्वी का एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकेंड लगते हैं। और पृथ्वी की जो धुरी है उसकी कक्षा से 66.5 डिग्री तक झुकी होती है, यानी 66.5 डिग्री झुकी होती है। पृथ्वी का कक्षा कहां पर हो गया? इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। यह पॉइंट थोड़ा सा समझना जरूरी है। जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी में देख रहे हैं आप कि पृथ्वी का कक्षा कैसे जा रहा है? इस तरीके से। यानी कि पृथ्वी जो है वो इस तरीके से गोल गोल नहीं घूमती है, बल्कि वो ऐसे झुककर गोल गोल घूमती है, इस तरीके से। तो इससे आप समझने पा रहे होंगे कि ये पृथ्वी जो है वो झुकी हुई है। कितना झुकी हुई है? अब देखिए, कक्षा जो है, कक्षा कहां पर है? कक्षा इस तरीके से आता है। ये इसका पृथ्वी का कक्षा हो गया। अब देखिए, ये कक्षा से जो ये डिग्री है हमारा, ये हमारा डिग्री हो जाता है ये वाला। ये है कितना? 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। तो इसकी बात यहां पर की जा रही है कि जो पृथ्वी है वो 66.5 डिग्री तक झुकी होती है। अब देखते हैं कि ये जो गति होती है पृथ्वी की, दैनिक गति जिसको या फिर घूर्णन के नाम से जानते हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ता है पृथ्वी के ऊपर? इसका प्रभाव पड़ता है सबसे इंपॉर्टेंट, और वो है कि दिन रात होता है इस गति की वजह से। यानी आप देखते हैं कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे का रात होता है। एक दिन में दिन भी होता है, रात भी होता है, सवेरा भी होता है, अंधेरा भी होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा? पृथ्वी का एक इलाका जो होगा वहां पर हमेशा सूर्य का रोशनी होगा, तो यह हमेशा उजाला रहेगा, और दूसरा इलाका जो होगा वहां पर हमेशा अंधेरा रहेगा, तो यह परेशानी हो जाएगी। तो ये जो गति है उसकी वजह से दिन और रात होता है। इसके बाद आगे बढ़े तो दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है जो दैनिक ज्वार भाटा आता है उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। यहां पर भाटा लिखा हुआ है, ये भाटा है, आप इसको ध्यान दे लीजिएगा। स्थिति में परिवर्तन होता है, यानी कि जो गुरुत्व आकर्षण या फिर उपेंद्री कलर का जो बल होता है उसकी वजह से जो ज्वार भाटा आता है
उसको एक तरीके से प्रभावित करता है ये दैनिक गति, तो ये एक तरीके से इसका असर होता है। इसके अलावा पवन और समुद्री धाराएं जो हैं उसको ये विक्षेपित करता है या फिर प्रभावित करता है। तो देखिए जो पवन धाराएं चलती हैं या फिर समुद्री धाराएं चलती हैं पृथ्वी के ऊपर, तो उन पर भी ये अपना प्रभाव डालता है। इसके बाद एक और चीज होता है, वो है ध्रुवों का चपटाकार होना। तो देखिए पृथ्वी को जब आप देखिएगा तो पृथ्वी का आकार बिल्कुल गोल नहीं है। पृथ्वी जो है वो ध्रुवों पर से दबी हुई है, यानी ये जो इलाका है ऊपर और नीचे का, यहां से पृथ्वी दबी हुई है, और ये जो हमारा इलाका है वो थोड़ा सा फैला हुआ है, यानी ध्रुव से ऐसे दब गई, और जो हमारा ये विषुवत रेखीय इलाका है ये थोड़ा सा फैल गया। ये आकार क्यों है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती रहती है, काफी गति से घूमती रहती है। अब देखिए यहां पर जो हमारी पृथ्वी है उसके घूमने की जो गति होती है वो सर्वाधिक होती है विषुवत रेखा पर, और हमारा जो ये ध्रुवों का इलाका है, ध्रुव जो है वहां पर ये न्यूनतम होती है। और यहां पर 60 डिग्री जो इलाका होता है, 60 डिग्री देशांतर का इलाका, वहां पर विषुवत रेखा के मुकाबले आधी होती है, यानी करीब लगभग 0.46 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार होती है पृथ्वी के घूमने की यहां पर विषुवत रेखा के ऊपर। और वहीं अगर हम इसके मुकाबले देखें तो यहां पर लगभग इसका आधा हो जाता है 60 डिग्री पर, और हमारा जो ध्रुव का इलाका है यहां लगभग जीरो के बिल्कुल नगण्य हो जाता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो हमारा आ जाता है कुछ और जानकारी पृथ्वी से जुड़ा हुआ। यहां पर सबसे पहले देख लेते हैं कि यह प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट है कि यह प्रदीप्ति वृत्त होता क्या है। तो देखिए इसको जो अंग्रेजी होता है इंग्लिश, उसमें कहा जाता है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, यानी कि एक तरीके से रोशनी का रेखा, या फिर यही हम कह सकते हैं रोशनी का रेखा। अब देखिए ये होता क्या है, इसको हम समझते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन या फिर परिभाषा है, यह वह वृत्त है जो दिन तथा रात को विभाजित करती है, दिन तथा रात को विभाजित करती है, यानी रोशनी और उजाले को अलग अलग करती है। ये इस वृत्त का परिभाषा है। इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। कैसे समझते हैं? देखिए ये इमेज जो है, इस तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि यहां पर आपको आधा पृथ्वी दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको आधा पृथ्वी दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इस इलाके पर इस तरफ से सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है, और यहां तक ये जो आप सीधी रेखा देख रहे हैं, यहां तक सूर्य की रोशनी पड़ रही है। और वहीं पर ये जो पीछे का इलाका है सूर्य का, ये अंधेरे में डूबा हुआ है, यहां पर रोशनी नहीं है। तो इसलिए इस तरफ रात है, इस इलाके में दिन है। और यहां पर जो एक रेखा की आकृति बन रही है, ये रेखा जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। अब देखिए क्योंकि पृथ्वी गोल है तो ऐसा नहीं है कि जो ये रेखा होगा सिर्फ एक तरफ बनेगा, पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से गोल बनता है, यानी ये वृत्त एक वृत्त का रूप ले लेता है। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रदीप्ति वृत्त के नाम से जानते हैं। ये हो गया हमारा प्रदीप्ति वृत्त। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है एक और टॉपिक, और वो है नक्षत्र दिवस क्या होता है, और इसी से जुड़ा हुआ है सौर दिवस कि सौर दिवस क्या होता है। तो इसका हम सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं दोनों का। नक्षत्र दिवस होता है एक मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसका समय कितना होता है एक नक्षत्र दिवस का? वो होता है 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकेंड। ये होता है नक्षत्र दिवस का समय। यानी कि इसको हम समझते हैं थोड़ा सा। देखिए आप यहां पर पृथ्वी पर खड़े हैं, आपने आज 7 बजे, बिल्कुल 7 बजे सुबह, मेरा मतलब 7 बजे रात को, क्योंकि सुबह तो तारे दिखेंगे नहीं, नक्षत्र दिखेंगे नहीं, इस वजह से 7 बजे 8 बजे मान लेते हैं, 8 बजे शाम को आप देखते हैं एक नक्षत्र को, देखते हैं एक तारे को देखते हैं जो कि आपके बिल्कुल सर के ऊपर है। आप अगले दिन आते हैं, अगले दिन जब आप आइएगा तो अगले दिन आपको वो चीज जो है, यानी वो जो तारा है, वो फिर से 24 घंटे बाद नहीं दिखेगा, आपने बिल्कुल उसी स्थिति में 24 घंटे बाद नहीं दिखेगा,
बल्कि वो 23 घंटे 56 मिनट और 4.9 सेकंड पर ही आपको दिख जाएगा, आपके बिल्कुल सर के ऊपर। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में, यानी एक घूर्णन पूरा करने में कितना समय लगता है? 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड लगते हैं। इसको हम थोड़ा सा इस इमेज के जरिए समझते हैं तो आपको आसानी से समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पर पृथ्वी हमारी, यहां पर पृथ्वी है और यहां पर हमने दूर कहीं तारा जो लिया है वो कहीं यहां पर है। अब देखिए ये जो तारा है हमसे असीमित दूरी पर है, करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर है। तो आप जब यहां से, पृथ्वी यहां पर है थी, आपने यहां पर तारे को देखा, पृथ्वी ने अपना जो घूर्णन है उसको किया, एक घूर्णन पूरा किया, फिर से उसी स्थिति में पृथ्वी आ गई, तारा आपके सामने आ गया। लेकिन जब पृथ्वी घूर्णन कर रही थी तो घूर्णन के साथ साथ वो वार्षिक गति भी कर रही थी, यानी ऐसे घूम रही है तो ऐसे ऐसे आगे भी बढ़ती जा रही है। तो ऐसे आगे बढ़ रही है, तो जब यहां से ये आगे बढ़कर इस स्थिति में पहुंचे आप, तो इस समय में जो आपका यहां पर पृथ्वी है, तो पृथ्वी से आपका जो तारा है वो बहुत दूर है, तो फिर से आपको 300 कितना दूरी तय करना पड़ा, कितना डिग्री? 360 डिग्री। इतने 360 डिग्री में आपको ये तारा दिख गया, तो आपको 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड में आपको वो तारा फिर से दिख जाएगा। लेकिन अब इससे जुड़ा हुआ एक और चीज है और वो है सौर दिवस। देखिए ये जो टॉपिक है इसको मैं इतना डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि देखिए समझ में नहीं आता है कि आखिर ये है क्या। तो अब हम देखते हैं सौर दिवस को। सौर दिवस क्या है? सूर्य को गतिहीन मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तो सौर दिवस हमें ज्ञात होता है। ये इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए सूर्य जो है, सूर्य, अभी हमने क्या देखा था? हमने तारे को लिया था, तारे को हमने एक तरीके से उसके सापेक्ष में हम निकाल रहे थे कि कितना समय लगता है बिल्कुल उसी जगह पर आने में। लेकिन अब हम तारे को नहीं देखेंगे, बल्कि अब हम देखेंगे सूर्य को, कि आज मान लीजिए हमने 7 बजे सूर्य को देखा, 7 बजे सुबह सूर्य को देखा कि उसकी स्थिति क्या है, उसको हम कल फिर देखेंगे। तो उस अगले दिन जब हम सूर्य को उसी स्थिति में खोजेंगे तो वो हमें बिल्कुल 24 घंटे बाद मिलेगा, 24 घंटे के बाद मिलेगा। क्यों मिलेगा? 23 घंटे 56 मिनट और 4.09 सेकंड पर क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर आपको एक चीज समझनी चाहिए कि यहां पर तारे में क्या था? तारे में जब हम देखते हैं उसको सापेक्ष रख के जब हम निकालते हैं तो पृथ्वी को कितना डिग्री घूमना है? 360 डिग्री घूमना है, 360 डिग्री। लेकिन जब हम सूर्य को एक तरीके से ध्यान में रखकर सूर्य की स्थिति निकालने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर देखिए ये जो पूरा क्या है, ये एक तरीके से वृत्त बना रहा है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर हमारा वृत्त बन रहा है इस तरीके से। तो ये जो हमारा वृत्त बन रहा है, इसमें सूर्य पहले यहां पर है, अब इसके बाद पृथ्वी जो है वो पूरा इस तरीके से चक्कर लगाकर फिर से आई। लेकिन जब वो पृथ्वी आगे बढ़ गई तो उसको 360 डिग्री से ज्यादा घूमना होता है सूर्य को फिर से उसी स्थिति में लाने के लिए। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको समय ज्यादा लगता है, एक पूरा घूर्णन करने से ज्यादा समय उसको लगता है, लगभग 4 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो फिर हम जाकर देखते हैं कि 24 घंटे में सौर दिवस हमारा होता है। तो अब ये जो टॉपिक है मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आ जाता है अगला टॉपिक, जो कि हमारा दूसरे तरीके की पृथ्वी की गति, जो कि है पृथ्वी का परिक्रमण सूर्य के चारों ओर। यानी सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति होती है उसको अब हम पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। अभी कक्ष क्या होता है या फिर कक्षा क्या होता है? पृथ्वी जिस काल्पनिक रेखा पर चलकर सूर्य का चक्कर लगाती है उसे कक्ष या फिर कक्षा कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी की गति हो रही है सूर्य के चारों ओर घूमने की,
इसको हमने कह दिया परिक्रमण, यानी पृथ्वी का परिक्रमण गति या फिर वार्षिक गति भी हम कह देते हैं। लेकिन जो ये पथ है, यानी जिस रास्ते पर चलकर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है, उस पथ को हम क्या कहते हैं? कक्ष कहते हैं या फिर कक्षा के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये जो कक्ष है इसको मिलाकर जब हम एक समतल बनाते हैं, जैसे पृथ्वी जो है वो पूरा एक चक्कर लगा रही है, इस पूरे को इस तरीके से जब हम मिला देंगे, एक पूरा इसका समतल हम निर्माण करेंगे, तो ये जो समतल बनेगा कक्ष समतल, इसको हम क्या कहते हैं? कक्षीय समतल के नाम से जानते हैं। यानी पृथ्वी के कक्ष को मिलाकर, यानी आपने क्या किया, एक सर्कल बनाया, सर्कल। अब इस सर्कल को मिला के आप एक ठो पूरा प्लेन बना दीजिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? इसी तरीके की आकृति यहां बनेगी जिसको कि कक्षीय समतल के नाम से जानते हैं। अब देखिए, अगर हम आगे बढ़ें तो पृथ्वी का जो कक्ष है उसकी आकृति क्या है? उसकी आकृति है अंडाकार या फिर दीर्घवृत्ताकार भी आप कह सकते हैं। अंग्रेजी में इसको जियोइड नाम दिया गया है पृथ्वी के इस कक्ष को। तो देखिए, जो पृथ्वी है वो वृत्त का निर्माण नहीं करती है सूर्य के चारों घूमने समय, बल्कि वो एक अंडाकार मार्ग पर घूमती है। और ये अंडाकार मार्ग है, इसको कक्षा कहा जाता है, भूकक्षा कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर ये जो पृथ्वी है ये इस तरीके की अंडाकार मार्ग पर घूम रही है, जिसको कि जियोइड कहा जाता है अंग्रेजी में। अब हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है कि देखिए, जो पृथ्वी है यहां पर भी बदलाव है। एक चीज, क्या बदलाव है? जैसे हमने देखा था ना कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे नहीं लगते हैं, उसी तरीके से सूर्य के चारों ओर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? लगता है 365 दिन 6 घंटे, इतने समय लगते हैं सूर्य के चारों ओर घूमने में। लेकिन हम मानते हैं या फिर हम ऐसी गिनती करते हैं कि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में 365 दिन लगते हैं और 6 घंटे को हम बचाकर रख लेते हैं। और हर 4 साल में हम 6 घंटे को जोड़कर एक दिन बनाते हैं, और जो चौथा साल होता है उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, जिसमें कि 366 दिन होते हैं। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा 6 घंटे होते हैं उसको हर 4 साल में हम जोड़ते हैं, हर 4 साल में हम उसको ऐड करके एक दिन हम अपने साल में ऐड कर देते हैं, जो कि होता है 29 फरवरी। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे आ जाता है पृथ्वी की परिक्रमण से क्या बदलाव होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इस चीज को देख लेते हैं। तो देखिए, जो पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है उसकी वजह से ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी कि आप जैसे भारत में देखते हैं, कभी गर्मी हो जाती है, कभी सर्दी हो जाती है, कभी बसंत ऋतु आ जाता है, कभी शरद ऋतु आ जाता है। तो ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है। और इसमें क्यों होता है इसको हम थोड़ा डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे, ये आप समझ लीजिए कि होता है। अब देखिए, इसके अलावा दिन तथा रात के समय में बदलाव होता है। दिन तथा रात के समय में बदलाव का क्या मतलब है? तो कभी देखिए, इस गर्मी के दिनों में जो दिन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, लेकिन वही सर्दी के दिनों में रात बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। तो उसी की बात यहां पर की जा रही है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो सूरज की स्थिति में बदलाव ये भी होता है हमारे पृथ्वी के इस वार्षिक गति की वजह से। सूरज की स्थिति में बदलाव कहने का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देखिए, आप अगर साल भर ध्यान दीजिएगा तो आपका कभी सूर्य जो है कभी उत्तरायण होता है, कभी दक्षिणायन होता है। तो आप अगर पूरब दिशा को देखिएगा, सूरज उगने का जो जगह है पूरब दिशा को देखिएगा, तो कभी गर्मी के दिनों में देखिएगा कि सूर्य जो है वो उत्तरायण है, हल्का सा उत्तर दिशा से उगेगा। लेकिन वहीं आप सर्दी के दिनों में देखिएगा तो सूर्य जो होगा वो हल्का पूर्व से दक्षिण दिशा की ओर से उगेगा। तो इसकी बात यहां पर की जा रही है। और जब वो उगता, केवल उगने की नहीं बात है, वो जब आपके ऊपर से गुजरता है तो गर्मी के दिनों में इस तरीके से तिरछे उगेगा और तिरछे जाकर गिरेगा, सर्दी के दिनों में इस तरीके से तिरछे होगा, तिरछे जाकर गिरेगा। ऐसा होता है। क्यों होता है? इस गति की वजह से, वार्षिक गति की वजह से। देखिए, इंडिया में उतना ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलता है, लेकिन दूसरे इलाकों में जाइएगा, दूसरे देशों में, वहां पर यह चीज जो है वो काफी ज्यादा फर्क करती है। कई इलाके हैं वहां पर जो दिन का समय होता है वो काफी कम हो जाता है, रात का समय काफी बढ़ जाता है, रात का समय काफी कम हो जाता है, दिन काफी बढ़ जाता है। यह बदलाव बहुत सारे इलाकों में बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए, इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें
तो आगे यहां पर बात की जा रही है कि देखिए पृथ्वी का जो कक्ष है वो कैसा है, अंडाकार है। तो इसकी वजह से जो सूर्य है और पृथ्वी है, इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बदलती रहती है। कभी सूर्य और पृथ्वी काफी नजदीक हो जाते हैं, कभी काफी दूर हो जाते हैं। तो ये जो पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है वो हमेशा बदलती रहती है। अब औसत दूरी कितनी है सूर्य और पृथ्वी की? ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अब ये औसत दूरी है, कभी सूर्य नजदीक हो जाएगा, कभी दूर हो जाएगा। तो देखिए यहां पर आपको एक तरीके से समझाने के लिए ये अंडाकार मार्ग दिखाया गया है, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही आपका सूर्य का चक्कर पृथ्वी नहीं लगाती है, इससे थोड़ा सा अलग लगाती है। इसको आपको समझाने के लिए दिखाया गया है। अगर आप चाहें तो आप नेट पर सर्च करिएगा तो आपको रियल इमेज मिल जाएगा, रियल जो बनाया गया है साइंटिस्ट लोगों द्वारा वो मिलेगा। आपको पढ़ाई की किताबों में ऐसे ही सिंपल इमेजेस मिलेंगे जो कि आप आसानी से समझ ले पाए। अब देखिए यहां पर अब हम देख लेते हैं दो चीजों को जो कि एक तरीके से पृथ्वी और सूर्य के दूरी की बात करती है। यह होता है उपसौर तथा अपसौर। उपसौर को हम पेरिहिलियन कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य दोनों सबसे नजदीक होते हैं उस स्थिति को हम उपसौर के नाम से जानते हैं, या फिर अंग्रेजी में पेरिहिलियन कहते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर होते हैं, एक दूसरे से सबसे दूर होते हैं, तो उस स्थिति को हम अपसौर के नाम से जानते हैं, जिसको कि एपिहिलियन कहते हैं, एपिहिलियन। अब देखिए यहां पर जो सबसे नजदीक वाली दूरी होती है ये होती है 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, और ये होता है 3 जनवरी को। और वहीं जो हमारा एपिहिलियन होता है, यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य सबसे दूर होते हैं उस समय दोनों के बीच की दूरी हो जाती है 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और ये होता है 4 जुलाई को। ये होता है 4 जुलाई को। अब देखिए ये होता क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं तस्वीर के जरिए, इमेज के जरिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पर जो सूर्य है वो बीच में है, यहां पर हमारा सूर्य है, और सूर्य के चारों ओर एक पथ में हमारा एक जो पृथ्वी है वो चक्कर लगा रहा है सूर्य का। तो यहां पर ये जो इमेज है ये आपको उतना क्लियर दिख नहीं रहा होगा, दिख जाए तो अच्छी बात है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसके जरिए आपको। तो देखिए यहां पर दो चीजों को समझाया गया है। पहला तो आपका एक तरीके से जो विषुव होता है या फिर जो अयनांत होता है उसको दिखाया गया है। तो देखिए जो हमारा अयनांत होता है, ग्रीष्म अयनांत, उससे थोड़ा सा आप आगे बढ़िएगा। यह ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को होता है। उससे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा तो 4 जुलाई को हमारा क्या होता है? एपिहिलियन होता है, यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। वहीं जब हमारा सर्द अयनांत होता है उसके कुछ दिनों बाद 3 जनवरी को हमारा पेरिहिलियन होता है, यानी कि क्या होता है? उपसौर होता है। इस समय हमारा सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी होती है वो सबसे कम होती है। तो इसके बाद आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और जानकारी ले लेते हैं या फिर एक और चीज जान लेते हैं, और वो है विषुव, कि आखिर ये विषुव होता क्या है। तो देखिए जिस दिन सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है उस दिन को हम विषुव कहते हैं। इस दिन दिन तथा रात की लंबाई बराबर होती है, और ये होता है हमारे 21 मार्च को और 23 दिसंबर को। तो देखिए जो 21 मार्च को जो विषुव होता है उसको हम बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को जो विषुव होता है उसको हम शरद विषुव कहते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम इमेज को देखें तो यहां पर मैं दूसरा तस्वीर खोल दे रहा हूं, इसमें आपको समझ में ज्यादा अच्छी तरीके से आएगा। तो देखिए यहां पर आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं इसमें हम विषुव की बात करते हैं। 21 मार्च का दिन क्या होता है हमारा? इस दिन हमारा विषुव होता है। कौन सा विषुव? बसंत विषुव। इस दिन क्या होता है? दिन रात बराबर होता है और सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके साथ ही बिल्कुल इसके उल्टे जब पृथ्वी बिल्कुल उल्टे स्थिति में आती है तो यहां पर 23 सितंबर होता है, उस दिन हमारा शरद विषुव होता है, और उस दिन भी दिन रात बराबर होता है और सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। ये हो गया हमारा विषुव। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो देखिए दिन रात बराबर, यहां पर विषुवत रेखा की सिर्फ बात नहीं हो रही है बल्कि पूरे पृथ्वी पर सभी जगहों पर दिन रात बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है?
इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन था, यानी जो प्रदीप्ति वृत्त था, वो हमारे बिल्कुल विषुवत रेखा के सीधे पड़ता है, यानी इस तरीके से। अब यहां पर आगे बढ़े तो आगे एक और चीज आ जाता है, वो आ जाता है अयनांत, जिसको कि हम सॉल्स्टिस के नाम से जानते हैं। अब ये अयनांत क्या होता है? अयनांत होता है जब सूर्य की किरणें उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी आखिरी छोर पर होती है, तो तब अयनांत होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि देखिए यहां पर जो ये पृथ्वी की गति हो रही है, पृथ्वी की गति हो रही है, ये इसमें पृथ्वी क्या है, इस तरीके से झुकी हुई है। झुकी हुई है तो क्या हो रहा है यहां पर? इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में जो हमारा कर्क रेखा है, कर्क रेखा, वो बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता है। बिल्कुल कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और वहीं जो ये स्थिति है, इस स्थिति में जो हमारा मकर रेखा है, मकर रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और जो हमारा बाकी ऊपर जो कर्क रेखा का इलाका है, उस इलाके में जो सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती हैं, या फिर वहां पर कम सूर्य मिलता है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ये कर्क रेखा है वो बिल्कुल सूर्य के सामने आ जाता है, और यहां पर मकर रेखा सूर्य के सामने आ जाता है। तो इस स्थिति में जो 21 जून का इलाका है, समय है, इस समय में या फिर इस दिन के आसपास के समय में जो ये हमारा उत्तरी गोलार्ध का इलाका होगा, यहां पर ग्रीष्म ऋतु होगा। तो इस वजह से इसको हम ग्रीष्म अयनांत के नाम से जानते हैं। और वहीं ये जब इलाका होगा, ये समय होगा, तो हमारा दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का दिन होगा। यानी कि इस समय में दक्षिणी गोलार्ध में काफी सूर्य सीधी पड़ रही है, तो सीधा उसका क्या मतलब हुआ? हमारा जो सूर्य जो है उसकी वजह से धूप ज्यादा मिलेगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से होगा कि हमारा जो ये इलाका है यहां पर गर्मी होगा, और बिल्कुल इसके उल्टे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है, इस इलाके में सर्दी का मौसम होगा या फिर शीत का मौसम होगा। तो इस वजह से आप यहां जितने भी नाम आप देखिएगा, तो नाम में आपको यह लगेगा कि सभी नाम उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। क्यों? ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि हमारी पृथ्वी पर जितनी भी आबादी रहती है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 70, 80, 90% हिस्सा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में रहता है, या तो विषुवत रेखा या फिर उसके ऊपर के इलाके में। जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर मात्र 10%, 15% के आसपास लोग रहते हैं। तो इस वजह से जितने भी नाम हैं वो आपको उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। यहां पर विषु की भी बात कीजिएगा तो यहां पर इसका नाम बसंत विषु क्यों है? क्योंकि यहां पर उत्तरी गोलार्ध में बसंत का मौसम होता है। यहां पर शरद विषु क्यों है? क्योंकि यहां पर उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु का मौसम होता है, और वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? बसंत होता है। जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत होता है, दक्षिणी गोलार्ध में शरद का मौसम होता है। तो इस तरीके से जो ये हमारा स्थिति है, ये जो पूरा नाम वगैरह रखे गए हैं, ये उत्तरी गोलार्ध को ध्यान में रखकर रखे गए हैं। अब इसके बाद यहां पर इस चीज को तो हमने बात ही कर लिया। अयनांत के दो प्रकार हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला ग्रीष्म अयनांत, दूसरा सर्द अयनांत। ग्रीष्म अयनांत होता है कब? 21 जून को होता है। इस दिन जो सूर्य की रोशनी है वो कर्क रेखा के बिल्कुल ऊपर पड़ती है, बिल्कुल सीधे पड़ती है, और उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है, तथा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके साथ ही अगला है वो है सर्द अयनांत। यह होता है 22 दिसंबर को। इस दिन मकर रेखा के ऊपर सूर्य की रोशनी सीधी पड़ती है, उत्तरी गोलार्ध में सर्द ऋतु होता है, और इसके साथ ही दक्षिणी गोलार्ध का यह सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे लंबा दिन होता है। तो देखिए यहां पर हमने एक और चीज पहले बात की थी, उपसौर और अपसौर। तो यहां हमने देखा कि ये यहां पर थोड़ा सा झुक गया और थोड़ा सा धूप बढ़ गया, तो यहां पर गर्मी का मौसम हो गया। यहां पर थोड़ा सा झुक गया, थोड़ा सा बढ़ गया, तो यहां पर दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी का मौसम हो गया। इसके पहले हमने उपसौर अपसौर में क्या पढ़ा था कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। तो आप सोचिएगा कि यार उसका भी तो फर्क पड़ना चाहिए था, उसकी वजह से भी गर्मी या फिर सर्दी का मौसम होना चाहिए था। तो ऐसा देखिए, ये जो चीज है यानी कि उपसौर अपसौर जो है, उसकी वजह से ऋतु परिवर्तन पर फर्क नहीं पड़ता है उतना ज्यादा।
फर्क पड़ता है किस चीज पर? सूर्य की रोशनी के ऊपर। यानी कि उसकी वजह से थोड़ी सी गर्मी आपको ज्यादा लगेगी या फिर गर्मी आपको कम लगेगा। अब देखिए यहां पर उतना ज्यादा उसका फर्क नहीं पड़ता है, बहुत कम ही उसका फर्क पड़ता है। तो यहां पर हमने क्या देखा था, इसको हम फिर से मैं आपको दिखा देता हूं उसको, उस तस्वीर को, तो आपको यह चीज समझाने में आसानी होगी। तो यहां पर क्या होता है, उपसौर में क्या होता है, यह होता है कब? 3 जनवरी को। उपसौर कब होता है? 3 जनवरी को। और अपसौर कब होता है? 4 जुलाई को होता है। उपसौर 3 जनवरी और अपसौर 4 जुलाई। तो इसको अगर हम फिर से देखें तो यहां पर अगर आप देखिएगा 3 जनवरी को क्या हो रहा है? उपसौर हो रहा है, यानी कि सूर्य जो है वो हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक है। अब सबसे नजदीक है तो इस समय में क्या है, दक्षिणी गोलार्ध में हमारा झुका हुआ है, दक्षिणी गोलार्ध की ओर पृथ्वी झुका हुआ है। उसकी वजह से यहां पर आपको धूप ज्यादा लगेगी। धूप ज्यादा लगेगा तो क्या होगा? गर्मी ज्यादा होगा। लेकिन जैसा मैंने कि कहा कि इस इलाके में उतने ज्यादा लोग रहते नहीं हैं, बहुत ही कम आबादी रहती है, तो उतना हमें फर्क पता नहीं चलता है। और वहीं जब ये हमारा इलाका होगा, यानी कि जब हमारा 4 जुलाई का दिन होगा, तो 4 जुलाई के दिन यहां पर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाएगी। उसकी वजह से जितना गर्मी हमें लगना चाहिए था उससे थोड़ा कम हमें गर्मी लगता है इस दूरी बढ़ने की वजह से। तो ये चीज भी काफी ज्यादा मदद करती है सूर्य की किरणों को कम करने में या फिर गर्मी सर्दी को कम करने में। अब देखिए यहां पर एक और चीज है कि 21 मार्च और 23 सितंबर हमारे लिए और भी जरूरी है। 21 मार्च कब होगा? 21 मार्च यहां होगा 21 मार्च और यहां पर होगा 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च से 23 सितंबर तक उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन यहां होता है। और वहीं 23 सितंबर से 21 मार्च तक दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरणें लगातार पड़ती हैं। इस समय में क्या होता है? दक्षिणी ध्रुव पर दिन होता है और वहीं उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। और इसके साथ एक और चीज है कि देखिए 21 मार्च के बाद जो हमारा ये इलाका है, यानी कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध का इलाका है, वहां पर दिन जो होता है वो 12 घंटे से बड़ा होने लगता है और हमारा 23 सितंबर तक 12 घंटे से बड़ा दिन होता है। वहीं जब हम देखें 23 सितंबर से 21 मार्च के बीच का समय, इस समय में क्या होता है? 23 सितंबर के बाद जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर 12 घंटे से बड़ा दिन होता है, यानी धीरे 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 दिन की लंबाई बढ़ती जाएगी और जाकर फिर 21 मार्च को क्या होगा? जो दिन और रात है उसका समय बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से यह प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है इसको हम समझते हैं। यहां पर देखिए हमारा 21 मार्च को क्या हो रहा है? 21 मार्च को क्या है? 12 घंटे का दिन 12 घंटे का रात बराबर बराबर होता है। लेकिन जब आप आगे बढ़ने लगिएगा तो यहां पर इस स्थिति को, इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि जो उत्तरी गोलार्ध है वो हमारा क्या होता है? सूर्य के नजदीक होता है या फिर वहां पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो इस वजह से यहां पर सूर्य ज्यादा मिलता है, ज्यादा समय तक मिलता है और यहां पर क्या होता है? हमारा 12 घंटे से बड़ा दिन होता है। और साथ में जो उत्तरी ध्रुव है वहां पर ऐसे झुका हुआ है, तो यहां पर तो हमेशा आपको सूर्य की किरणें मिल रही हैं। उत्तरी ध्रुव पर हमेशा आपको सूर्य की किरणें लगातार पड़ रही हैं। यहां पर आप जैसे प्रदीप्ति वृत्त को देखिएगा, प्रदीप्ति वृत्त आपका यहां तक है, प्रदीप्ति वृत्त आपका यहां तक है। तो उत्तरी ध्रुव जो है वो हमेशा सूर्य की किरण के सामने है। तो क्या हो रहा है? यहां पर दिन है, तो यहां से ऐसे घूम के आएगा पृथ्वी, यहां तक हमारा क्या होगा? उत्तरी ध्रुव पर दिन होगा और वहीं दक्षिणी ध्रुव पर रात होगा, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव जो है वो प्रदीप्ति वृत्त के पीछे चला जा रहा है। और यहां पर इस इलाके में, यानी जो ये समय है, इस समय में हमारा जो उत्तरी गोलार्ध है वहां पर दिन 12 घंटे से बड़ा होता है और इस इलाके में, इस समय में जो दक्षिणी गोलार्ध है वहां पर दिन 12 घंटे से बड़ा होता है। अब इसके बाद आगे बढ़ें तो आगे यहां पर जानकारी यह है कि जो हमारा विषुवत रेखा होता है यहां पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है, सदैव बराबर होता है। आप साल में कभी भी रहिएगा तो आपको जो दिन और रात है वो हमेशा बराबर रहेगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे यहां पर ये जो हमारा टॉपिक है, ये मुझे लगता है कि इस टॉपिक में इतनी जानकारी काफी है। आगे और भी जानकारी हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।